उसको रात को सो गया वो, और सोते सोते उसकी किसी ने आधी मूंछ काट दी, और आज तक राज रह गया किसने काटी थी किसी को नहीं पता। वेलकम टू द मॉबकास्ट चैनल। आज हमारे साथ है अंकित कादियान जो कि एलपीयू के पास आउट है। कौन से में 22 पास आउट। 2022 के पास आउट अंकित कादियान एलपीयू कॉलेज से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉलेज, अबाउट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज की फैकल्टी कैसी है। तो अंकित, तो कैसा लगा इंजीनियरिंग करके? सवाल ना ही करे तो बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग करके कैसा लगा? क्योंकि पहली ईयर में तो अच्छा था, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैकेनिकल से नहीं करना था। जैसे जैसे आगे जाते गए, फिर सोचा कि कुछ बिजनेस वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, तो अगर एलपीयू की बात करूं मैं, एलपीयू कॉलेज है कहाँ पर बेसिकली? पंजाब में जलंधर और फगवाड़ा। जलंधर और फगवाड़ा के एग्जैक्ट बीच में, 15 किलोमीटर फगवाड़ा से और 10 किलोमीटर जलंधर से। अच्छा, 10 किलोमीटर जलंधर से। अगर मैं बात करूं, अगर मैं जैसे दिल्ली रहता हूँ, अगर कोई भी लड़का दिल्ली रहता है, अगर कोई कॉलेज 12th पास के बाद वहाँ जाना चाहता है, एलपीयू में जाना चाहता है ना, तो उसको वो दिल्ली से कैसे जाएगा वहाँ तक का? दिल्ली से जाने के लिए कोई ट्रेन जाती है जो सीधे वहीं फगवाड़ा में जाती है, या कुछ ऐसा है कि डायरेक्ट तुम जा सकते हो वहाँ पर आसपास? दोनों ऑप्शन है, जैसे आप बस या वोल्वो से भी जा सकते हो, दूसरा ट्रेन से, क्योंकि जो वो रूट है हमारा वो जाता है सीधा जम्मू की तरफ। अच्छा, जम्मू वाली जितनी ट्रेन है वो सारी जलंधर से निकलती है, और उनका सबका स्टॉप जलंधर और फगवाड़ा में होता है। अच्छा, फगवाड़ा में भी मतलब स्टेशन है, रेलवे फगवाड़ा में भी स्टेशन है, कॉलेज है उसके जस्ट सामने भी एक स्टेशन है, लेकिन वहाँ पे बहुत कम ट्रेन रुकती है। अच्छा, वहाँ रुकती नहीं होगी। मतलब अगर नॉर्मल किसी उसकी बात करूँ मैं, जैसे एलपीयू के आसपास जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो कौन सा होगा? एलपीयू के नियरेस्ट फगवाड़ा वाला रेलवे स्टेशन सबसे नियरेस्ट है, तो वहीं जहाँ पे ट्रेन रुकती है। अच्छा, और अगर और फिर जैसे एलपीयू में है, एलपीयू में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर कोई जैसे मान के चलो 12th क्लास पास करके जा रहा है, तो वहाँ जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एडमिशन का कुछ अलग से कुछ आता है उनका? जैसे बहुत सारे कॉलेजेस का होता है, जैसे बिट्स पिलानी का बिट सेट आ गया तुम्हारा, और ये हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी वालों का हिट सेट करके का आता है। ऐसी बहुत सारे कॉलेजेस है, अपने अपने एग्जाम करवाता है। एलपीयू का भी ऐसा कुछ है? एलपीयू का है, एलपीयू नेक्स्ट, वहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप 12th के बेस में अगर आपके पास मार्क्स अच्छे हैं तो बिना एलपीयू नेक्स्ट दिए भी आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। 80% अबव है। एलपीयू नेक्स्ट बेसिकली एक तो क्वालिफाई तो ऑलमोस्ट सब कर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, स्कॉलरशिप मिलती है। जितने ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब जैसे हम जेई मेंस देते हैं और जेई एडवांस देते हैं, अगर मेंस में आपके 150 स्कोर है तो आपको ये लगा लो 50,000 to 60,000 की स्कॉलरशिप पर सेमेस्टर मिल जाती है वहाँ पे। अच्छा, मतलब तुम्हारी रैंक के बेस पे भी तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती है। और कोई ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वहाँ पर कि मतलब जहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत वीक होता है मगर वो पढ़ने में अच्छे हैं, तो कुछ कॉलेज का ऐसा कुछ है कि इतनी सैलरी वालों को कुछ ये मिलेगा? इसका इतना कोई आइडिया नहीं, लेकिन जैसे अब किसी के फैमिली उसमें अपने फोर्सेज में, हाँ, डिफेंस वाला वही पूछ रहा था, उसका स्कॉलरशिप रहता है। हाँ, उसका ये लगा लो 5 से 10% कोटा रहता है उनका। अच्छा, उसमें उनको 5% एक्स्ट्रा वो मिल जाता है, ऑफ मिल जाता है, जो हमारी फीस होती है सेमेस्टर की, उसमें ये रहता है। और बाकी स्पोर्ट्स कोटा ये सब तो होता है यार कॉलेज में। हाँ, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप तो रहती है ना, कि मतलब अगर तुमने वो कर रखी हो, कोई भी उसमें नेशनल खेला है या इंटर यूनिवर्सिटी खेला है या डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेला है, तो कुछ ऑफ मिलता है। बॉडी बिल्डिंग में नहीं मिलता है? बॉडी बिल्डिंग तो ये तो बात हो गई अंदर घुसने की एलपीयू की, कि मतलब एलपीयू में जाने के लिए एक तो तुम पहली चीज जो बताई कि अगर जेईई मेंस में अच्छी रैंक है तुम्हारी तो उस रैंक के बेस में भी तुम जा सकते हो। जेईई मेंस प्लस 10th और 12th के अच्छे मार्क्स है तुम्हारे, मेरिट में हो तो तुम्हें सीधे ले सकती है कॉलेज। और दूसरा होता है एलपीयू नेस्ट करके, एलपीयू नेस्ट होता है, अगर वो निकाल दिया उसके बाद तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जा सकते हो, मतलब फिर मेरिट बनती होगी उसकी ना। उसमें एक्चुअली मेरिट वो क्वालिफाई करना तो बहुत उसके लो मार्क्स है, लेकिन उसको बेसिकली टेस्ट होता है स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, कि जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतनी स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे आपका क्राइटेरिया है कि 80% एंड अबव आपने स्कोर किया तो आपको 50,000 की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अच्छा, इतना आपकी जो फीस है उसमें से कम होता रहेगा। अच्छा, ऐसा होता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा तुम्हारा फीस और एंट्रेंस का, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, कोई लड़का चेन्नई का है,
मान के चलो कोई साउथ से आ रहा है और वो वहाँ रह रहा है, हम्म। तो वहाँ की आसपास की लोकेलिटी कैसे, मतलब तुम लोग कहाँ रहते थे, हॉस्टल में रहते थे, या अगर कोई बंदा हॉस्टल नहीं रहना चाहता, आसपास रहना चाहता है, तो आसपास की लोकेलिटी कैसी है वहाँ पर? आसपास मतलब एक तरीके से देखा जाए ना, वो एक गांव ही बस गया पूरा। अच्छा। क्योंकि कॉलेज के बाहर ही एक लो गेट है, कॉलेज अच्छा। का जो लो गेट है वहाँ हाँ। से डायरेक्ट एंट्री होती है। हम्म। वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स वगैरह हैं, बंदे अच्छा। लगा लो बहुत सारे उसी साइड रहते हैं, मेल फीमेल सभी वहीं पे रहते हैं। कुछ लोग होते हैं फर्स्ट ईयर में आते हैं कि हॉस्टल का एक्सपीरियंस लेना है, हाँ। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता तो वहाँ पे चले जाते हैं, हम्म। वहाँ से डायरेक्ट ऑटो वगैरह चलती है उससे आ जाते हैं। आसपास लोग लोकल लोग जो होते हैं फगवाड़ा वगैरह के, उनके लिए बसेज चलती हैं। अच्छा। कॉलेज की बसेज होती है वो लेने जाती है उनको, तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। आसपास मॉल्स वगैरह, कॉलेज के अंदर ही एक उनका खुद का मॉल 8 फ्लोर का। अच्छा, एलपीयू के अंदर ही है क्या मॉल? हाँ जी। एलपीयू में तो मैंने बहुत देखा है कि एलपीयू में, अभी रिसेंट में मैं एलपीयू की वेबसाइट चेक कर रहा था, उसमें वो शायद नरेंद्र मोदी जी भी हाँ आए जी, हुए थे हाँ। उसमें कुछ गिफ्ट सेरेमनी में। हाँ उसमें जहाँ तक मैंने सुना था, पक्का मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, हाँ। कि मोदी जी जब आए थे उन्होंने एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया था। अच्छा, कॉलेज वाला मैंने सुना था। अच्छा। प्राइवेट जेट का, और कुछ मतलब ये कुछ करोड़ रुपए भी उन्होंने गिफ्ट किए थे उन के। वही कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बहुत सारी कंट्रीज के मिनिस्टर्स आए थे और साइंटिस्ट आए थे, मेनली वो साइंटिस्ट के लिए थी वो कॉन्फ्रेंस। अच्छा, वो कॉन्फ्रेंस हुई होगी तुम्हारे कॉलेज के अंदर हुई, मतलब हाँ। एलपीयू के अंदर वाली कॉन्फ्रेंस? वो शायद फर्स्ट टाइम इंडिया में थे, फर्स्ट टाइम एलपी में भी। अच्छा, तो मतलब आसपास की लोकेलिटी बहुत अच्छी है वहाँ की, है ना? आसपास मतलब लोकेलिटी कोई फैसिलिटीज मतलब बहुत अच्छी हैं। कोई जाना चाहे तो मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है हाँ। बाहर बाहर रहने पे, है ना? अब मेन चीज जो दूसरी चीज आती है तो रहने की होगी, कि आसपास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज अवेलेबल है? ट्रांसपोर्ट ये जैसे आप हॉस्टल के गेट से बाहर निकलोगे, एक तो आपको बसेस तो खड़ी मिलती है वहाँ पे, जो अच्छा। लोकल बसेस होती है, रोडवेज होती हैं, सब बस स्टॉप वहाँ पे है। हम्म। और दूसरा ऑल ओवर बहुत इजीली अवेलेबल है वहाँ पे, अच्छा। मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। कैब ऑर्डर किया, 1-1.5 मिनट में कैब आ जाती है आपके वहाँ। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट की भी अच्छी फैसिलिटीज है, और मॉल ऑल तो है ही मॉल ऑलरेडी आसपास। कॉलेज के बाहर भी है 2-3, और कॉलेज के अंदर भी एक खुद का उनका। अच्छा, और कैंपस कैसा है? मैंने वेबसाइट में देखा था शायद 154 एकड़ का कैंपस है, सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कैंपस है इनका। इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट। जो हमारा हॉस्टल था वो था BH5, बिल्कुल जहाँ पे कॉलेज खत्म होता वहाँ पे था। अच्छा। हमें लगभग ये लगा लो 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था अपने हॉस्टल तक पहुँचने के लिए, 2 से 2.5 किलोमीटर इतना दूर होता था। तो उन्होंने स्पेशल वहाँ पे इलेक्ट्रिक लगा रखी थी। अच्छा, अंदर ही है मतलब इलेक्ट्रिक वो गाड़ियाँ चलती है तुम्हारे वहाँ, ई रिक्शा टाइप? ई रिक्शा, है ना? अच्छा, ये तो कैंपस की बात हो गई। अब मैं तेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछूंगा, मतलब जब तू फर्स्ट टाइम पे एलपीयू गया था, नया ना बिल्कुल फ्रेशर गया था, है ना? क्योंकि 12th के बाद एक बहुत सारी उम्मीदें होती, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन होती है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, तो वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बार जाए, तो उस टाइम पे क्या फील आया? और कोई ऐसा सीनियर हो या कोई ऐसा टीचर हो जिसने बहुत सपोर्ट किया तुम्हें फर्स्ट ईयर? एक्चुअली मेरे को जो मेरे गांव में एक मेरा फ्रेंड है, मेरा सीनियर है वो, 2 क्लास सीनियर है। हाँ। उसने मेरे को कॉलेज रिकमेंड किया था। अच्छा, वो ऑलरेडी वहाँ पे फर्स्ट ईयर में था वो, उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था जब उसने मेरे को रिकमेंड किया था कि फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ अच्छी हैं, हॉस्टल खाना वगैरह बहुत अच्छा है, और पढ़ाई लैब मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है वहाँ पे, सब कुछ अच्छा है। तो फिर मैं उस कॉलेज में गया था, विजिट की थी। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया तो लिटरली वो तो नर्वस थे, इतना बड़ा कैंपस देख के, क्योंकि मैं गांव वगैरह में रहा था हमेशा से। तो एकदम से इतना सब बाहर देख के मैं लिटरली नर्वस हो गया था कि कैसे होगा, कैसे कोप अप कर पाऊंगा। मैंने वहाँ पे जैसे मेरे फ्रेंड्स है, हर्ष है, कपिल है, इनकी हिंदी और इंग्लिश सुनी, मेरे हवा टाइट होगी कि इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे, मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, लिटरली ये फील आई थी मेरे को। तो वहाँ पे जब मैं गया तो ठीक है, उन्होंने ऐसा फील नहीं होने दिया कभी, क्योंकि मेरी उस टाइम की इंग्लिश थोड़ी वीक थी, स्पोकन इंग्लिश थोड़ी वीक थी, पर उन्होंने ऐसा कभी फील नहीं होने दिया, तो साथ साथ वो कोप अप हो गया। फर्स्ट ईयर का पहला एक्सपीरियंस मेरा ये था, थोड़ा नर्वस टाइप का। थोड़ा मतलब नर्वसनेस तो लगती है, वो तो सबके साथ ही होता है, चाहे तुम कहीं भी जाओ, XYZ जगह भी जाओ, तो तुम नई जगह जाते हो, तुम बाहर से कितना भी कॉन्फिडेंट दिखा दो अपने आप को, मगर वो थोड़ा नर्वसनेस रहती है, वो फिर तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसे कोप अप करते हो, है ना? ये था कि बचपन से मैं वो गांव वगैरह में रहा हूँ, लोकेलिटी में ऐसे में रहा हूँ, ज्यादा मतलब बाहर इतना एक्सप्लोर नहीं किया, तो वो थोड़ा नर्वसनेस थी कि पहली बार बाहर जा रहा हूँ अकेला। हाँ, वो मेरे ख्याल से सारे के सारे लोगों के साथ ऐसे ही होता होगा जो 12th के बाद, क्योंकि 12th तक का क्या ही देखा होता है बच्चों ने, 12th तक का 9, 10, 11, 12 पढ़ाई में निकल जाते हैं उनके, फिर 12th के बाद आते ही फिर तुम्हें बड़े से कैंपस में तुम्हें अकेले सरवाइव करना है, वो बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा, ये तो फर्स्ट ईयर की बात हो गई। अब कोई ऐसा सीनियर है जिसने बहुत सपोर्ट किया, उस सीनियर का नाम बताया, या कोई फैकल्टी ऐसी है, कोई टीचर ऐसा था जिसने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया कॉलेज के टाइम पे तुम्हारे?
जैसे ऐसा मैंने कोई बताया teacher? जो मेरा स्कूल सीनियर था, हाँ वो जिसने मेरे को रिकमेंड किया था कॉलेज, हाँ उसने फर्स्ट ईयर में मैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन उससे मिलता रहता था, क्योंकि अच्छा। मैं बहुत मतलब एक तरीके से डरा ही हुआ था, पहली बार बाहर रह रहा हूँ, थोड़ा नर्वस था, समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है। तो उसने बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में लेके, दिनेश नाम है उनका, उन्होंने हर चीज़ को लेके सपोर्ट किया कि टेंशन मत ले, सब धीरे धीरे हो जाएगा। टीचर्स की बात करें तो हमारे टीचर थे राजेश मौलिक, राकेश मौलिक थे वो, उन्होंने पीएचडी की हुई थी अच्छा क्वांटम मैकेनिक्स से। अच्छा तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, अच्छी अच्छी बातें बताई थी कि कैसे सरवाइव करना है, और नॉलेज भी बहुत मिली है उनसे। तो वो एक टीचर थे जिन्होंने सपोर्ट किया चलो मैं। अच्छा, वो मैकेनिकल वालों को पढ़ाते मैकेनिकल हैं, वाले को है ना? पढ़ाते थे। अच्छा, ये तो बात हो गई, मगर एक ना बहुत डर रहता है बच्चों के बीच में हम्म, कि जैसे 12th के बाद कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज के सीनियर्स कैसे होंगे, क्योंकि हमने बहुत जगह देखा है। हाँ। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था एक्चुअल में कि जब कॉलेज गया था तो कॉलेज में वैसे सीनियर, मैं तो लोकल था तो ठीक है मेरी थोड़ी जान पहचान थी, मगर जो कॉलेज के सीनियर्स थे तो कॉलेज के सीनियर्स में वो वाला सीन था कि हम अपने सीनियर को सर बुलाते थे। तो ऐसा एलपीयू में भी रहता है कि तुम भी नहीं। सर बुलाते हो या? एलपी में से भैया बोलते हैं। अच्छा, भैया बोल वहाँ पे देते हो एक्चुअली सीन ये है कि रैगिंग अलाउड नहीं है। हाँ, अगर ragging तो allowed रैगिंग नहीं आप है। कर रहे हो तो ऐसा नहीं किसी को फिजिकली जाके बताना है, जो एलपी गया है आप उस पर कंप्लेंट डालो, एक्शन ले लिया जाएगा उसी टाइम। अच्छा अगर आपने रैगिंग की है, ज्यादा मतलब हाई लेवल पे चले गए हो, हम्म, तो उस बंदे पे केस हो सकता है, उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती है। अच्छा और ज्यादा मतलब ज्यादा बड़ा केस बन गया है तो उसको सस्पेंड कर देंगे कॉलेज से। तो रैगिंग तो 1% अलाउड नहीं थी और कोई करता भी नहीं था, मैंने कभी देखी भी नहीं थी। अच्छा और सीनियर्स भी मतलब सपोर्टिव थे वहाँ पे, किसी में एटीट्यूड नहीं था कि नहीं ये मेरे से जूनियर, मैं इसको कुछ नहीं बताऊंगा। सीनियर्स काफी सपोर्टिव थे। अच्छा, मैं एलपीयू के हॉस्टल के बारे में है ना, तो एलपीयू हॉस्टल एक मेरे ख्याल से ऐसा होता है इंजीनियरिंग लाइफ में हॉस्टल में ही ज्यादा मेमोरीज बनती है, हमारी कॉलेज से ज्यादा हॉस्टल में मेमोरीज बनती है। तो एलपीयू के हॉस्टल के बारे में बताओ, हॉस्टल कैसा है एलपीयू का? हॉस्टल देखा जाए मतलब ज्यादा हाई लेवल क्वालिटी भी नहीं है रूम्स की, और ज्यादा लो भी नहीं है, मतलब ठीक है कि आप रह सकते हो। सारे टाइप के रूम्स अवेलेबल है, 4 सीटर 5 सीटर डॉर्मेट्री, 1 सीटर 2 सीटर, एसी नॉन एसी सब कुछ है। अच्छा, मतलब जिसको जैसा चाहिए सब अगर मेरे को पर्सनल रूम चाहिए तो मैं वो भी पर्सनल मिल ले जाएगा, सकता वो हूँ। भी मिल जाएगा। अच्छा, अगर मेरे को ऐसा चाहिए कि ठीक है मैं उतना खर्चा नहीं करना चाहता, मैं 3-4 लोगों के साथ रहूँ तो मैं 3-4 लोगों के साथ रह सकता हूँ वहाँ पर। अच्छा, ये है। और क्या हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल का फूड वूड, क्योंकि सबसे बड़ी कंप्लेन यही रहती है कि नए नए बच्चे बाहर जाते हैं, उनको उनके पेरेंट्स को भी सबसे बड़ा दुख यही रहता है यार मेरा बच्चा बाहर जाएगा तो खाने पीने को क्या मिलेगा, वहाँ रोटियां कैसी मिलेंगी, दाल पानी वाली तो नहीं मिलेगी। क्योंकि ये बहुत सारी शायद हम मूवीज देखते हैं इधर वो देखते हैं तो उसमें ये दिखाते हैं मैस की रोटी, मैस की वो दाल, वो दिखा दिखा के बिल्कुल जमी हुई रोटियां, जमी हुई रोटियां, दाल में पानी पानी आ रहा है, तो ऐसा होता है क्या? नहीं, मैं सच बताऊं, हम लोग जितने रूममेट्स थे हमको कभी लगा ही नहीं कि हम बाहर का खाना खा रहे हैं। अच्छा, हॉस्टल का जो खाना था सच में ऐसा लगता था घर का ही खाना है। अच्छा, क्योंकि दाल में पानी से ज्यादा दाल होती थी। अच्छा, मतलब अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी, और रोटी मतलब बिल्कुल सॉफ्ट कि खाने हम 10-10 रोटी खाते थे, इतनी अच्छी रोटियां बनती थी वहाँ पे। वही वो तो नहीं, मथुरा वृंदावन में 40-40 रोटी खाई है। शेरपाल और जोरपाल जोधपाल टोटल 80 और हमने खाई 3। चीता बोल रहे, चीता बोल रहे, शेर ही कहते हैं शेर। तो भाई ये तो हो गया हॉस्टल के बारे में, है ना, कि हॉस्टल ये है। और वाईफाई तो अवेलेबल थे, 3 से 4 वाईफाई हर हॉस्टल में लगे हुए थे। अच्छा, कनेक्टिविटी अच्छी थी, और लाइट पानी सब 24 घंटे रहता था। और सब्जी में खाने की बात करें तो एक दाल होती थी, एक सब्जी होती थी, दही, कभी रायता और रोटी, किसी दिन पराठे बन जाते थे, किसी दिन सलाद होता था, सलाद तो डेली होता था। और नॉर्थ जो साउथ इंडियन है, जैसे कुछ लोग होते हैं साउथ इंडिया जाते हैं उनको खाना नहीं मिलता, उनके लिए अलग से मेस थी। अच्छा, उनके लिए अलग पार्टीशन किया हुआ था मेस में कि इडली सांभर वगैरह जो भी उनका फूड होता है वो उस कॉर्नर में मिलेगा। अच्छा, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया 2 पार्ट्स डिवाइड किए हुए थे एक उसमें मेस में। हाँ, ये करना चाहिए हर एक कैंपस को ना, कि साउथ इंडियंस के लिए भी, नॉर्थ इंडियंस जिसको जो खाना वो खा सकता है। जैसे बताया कि बहुत अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मान के चलो जैसे फर्स्ट ईयर में तूने बताया कि बहुत ज्यादा नर्वस था ये, अब हम बात करते हैं कि अब तूने फर्स्ट ईयर निकाल लिया, सेकंड ईयर निकाल लिया, अब तू आ गया थर्ड ईयर में आ गया, थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में आ गया। तो 6 सेमेस्टर में फिर कैसा फील होता था, मतलब एक फिर तुम्हारे नए नए जूनियर्स आ रहे हैं तुम्हारे पास, तुमसे हेल्प मांग रहे हैं, तो उस टाइम पे कैसा फील होता है कि तुम सीनियर बन गए हो कॉलेज के? एक अलग आता है ना, एक अंदर से आता है, थोड़ा सा फील आता है यार। पर उस टाइम पे क्या हुआ था, लॉकडाउन आ गया था जब हम थर्ड ईयर में।
अच्छा। लेकिन फर्स्ट ईयर में ये लगा लो 2-3 महीने ऐसे देखिए नर्वस फील हुआ, हाँ। उसके बाद में सब कॉमन हो गया था। हाँ। क्योंकि क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है बेसिकली वहाँ पे 70 के आसपास, लेकिन हमारे साथ क्या था, हम थे बीटेक प्लस एमबीए या एमटेक वाले, ड्यूअल डिग्री वाले। अच्छा। तो हम ड्यूअल डिग्री वाले थे, तो हमारा अलग सेक्शन बना था, उसमें सिर्फ हम 7 लोग थे। अच्छा। तो उसमें मतलब जो टीचर्स आते थे हाँ। वो हर एक बच्चे फोकस कर पाते थे, क्योंकि 7 ही बंदे होते थे क्लास हाँ, में। अच्छा। तो हर एक बच्चे पे पूरा फोकस रहता था, ऐसा नहीं कि 70 वाले में नहीं रहता, 70 वाले में भी रहता है। टीचर कभी मना नहीं करता, मान लो कुछ पढ़ा रहा नहीं समझ आया तो बोल दो, टीचर पढ़ाएगा वापस से। अच्छा। टीचर्स हमेशा ही सपोर्टिव रहे हैं वहाँ पे। कोई ऐसा एटीट्यूड वाला नहीं कि आगे पढ़ा के चला गया, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम क्लास के बाद भी ले सकते हो, ऐसा रहता है। टीचर्स अपना ग्रुप बनाते हैं, अपना नंबर शेयर करते हैं कि कोई डाउट है तो हमसे पूछ लो। अच्छा। उनसे पर्सनली जाके मिलो, जैसे कई बार टीचर्स के लेक्चर्स फ्री होते हैं, स्टाफ रूम में बैठे थे तो हम वहाँ पे जाके पूछ लेते थे, कुछ समझ नहीं आता था तो ऐसा होता है। टीचर्स हमेशा ही सपोर्टिव रहे हैं। अच्छा, मतलब वहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है, मतलब सपोर्टिव फैकल्टी है बहुत ज़्यादा वहाँ बहुत की, ज़्यादा। है ना। तो अब इसके बाद हम आते हैं, अब टीचर के बारे में भी हमने बात कर दी, जैसे तुमने बताया बहुत सपोर्टिव फैकल्टी है वहाँ की। अब हम आते हैं उस पे कि कॉलेज प्लेसमेंट्स, एट द एंड कॉलेज प्लेसमेंट व्हाट मैटर करता है। कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है तो उसका मेन मोटो वही रहता है कि मैं अच्छी से अच्छी कंपनी में वो हो जाए, मेरा प्लेसमेंट हो जाए। तो प्लेसमेंट के बारे में बताना कुछ एलपीयू के। प्लेसमेंट अगर हम बात करें कि मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में हर जगह वही हाल है कि उस लेवल की नहीं मिलती जिस लेवल की आईटी में मिल जाती है। आईटी वालों को इसको ज्यादा मिलती है, इनका पैकेज तो बहुत ऊपर लेवल ही रहता है हाँ। आईटीसीएस वालों का। पर ये था कि मैकेनिकल वाले जो बंदे होते हैं वो आईटी वाले भी डिमांड करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सिखाई जाती है, वही एवरग्रीन फील्ड है। एवरग्रीन फील्ड है वो। तो मैकेनिकल वाला तुम्हारा सीएस में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, हाँ। फाइनेंस में भी जा सकता है, तुम्हारा मैनेजमेंट में जा सकता है, कंसल्टेंसी में जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकता है। हाँ। मगर जो आईटी वाला हो वो सिर्फ आईटी, वो सिर्फ आईटी में वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं जा सकता, इसलिए मैकेनिकल एवरग्रीन फील्ड बोलते हैं। हाँ। तो प्लेसमेंट्स का था कि कॉग्निजेंट वगैरह भी आती थी, एक्सेंचर वगैरह सब आई है, तो सबके इंटरव्यू हुए हैं। पर सेल्स वगैरह से रिलेटेड भी कंपनीज आती थी। होंडा भी आई थी, अभी होंडा सबसे लास्ट में आई थी जब हमारा कॉलेज पूरा होने वाला था। होंडा 2 व्हीलर्स भी आई थी, हीरो भी आई है, डाइकिन भी आई थी जो एसी वाली डाइकिन भी आई थी, और थर्मैक्स वगैरह बहुत सारी कंपनीज आती है अच्छी अच्छी मैकेनिकल के लिए। अगर एक मैं रफ बात करूं, अगर 2020 की बात करूं, एक मिनिमम पैकेज बता दे कि इतना मिनिमम पैकेज तो मिलता ही है इस कॉलेज में, और एक मैक्सिमम पैकेज कितना गया था तुम्हारा मैकेनिकल? देखो मिनिमम पैकेज की हम बात करें तो वो है कि बंदे सोचते कि हाँ हमने मैकेनिकल में ले लिया, पढ़ाई वढ़ाई कुछ की नहीं तो हमें पैकेज मिल जाएगा, वो मैकेनिकल में नहीं हो सकता। आईटी में फिर भी निकाल लोगे, एक दो लैंग्वेज आ गई आपको, अब निकाल लोगे पैकेज अच्छा। मतलब मैकेनिकल में पढ़ना पड़ेगा। मैकेनिकल में मिनिमम पैकेज ये लगा लो, मिनिमम ये जो सेल्स वाली जो कंपनीज आती है 3 लाख से स्टार्ट करती थी, और वही 6, 7, 8 लाख तक का पैकेज ये रहता था, 4 से 5 लाख का एवरेज पैकेज रहता था। हाँ, वैसे भी तुम फ्रेशर हो तो उतना ज्यादा तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, मगर एक अच्छा पैकेज है, बहुत डिसेंट पैकेज है तुम्हारा। अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है और 6-7 के बीच में है, 6-7 भी मिल रहा है तो बहुत अच्छा है एज अ फ्रेशर तो तुम्हारे लिए। और हाईएस्ट पैकेज हमारा मैकेनिकल में गया था 8.5 लाख। अच्छा, 8.5 का गया था। होंडा 2 व्हीलर्स लेके गई थी उसको। अच्छा, होंडा 2 व्हीलर्स, उसमें एक ही बंदे का हुआ था 8.5 लाख। उसके बाद जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, एक दो कंपनीज और थी जिन्होंने 6 लाख का पैकेज दिया था, और बाद में होंडा की थी। तो यही 4 से 5 लाख का पैकेज ये अपनी ब्लू स्टार वगैरह सब आई थी कंपनी। अच्छा, 4-5 लाख का सब करा है। एलएनटी ये भी आई थी, उसका 4 से 5 लाख एवरेज रहता है। जो प्योर मैकेनिकल बेस्ड कंपनी आती है उसका 4 से 5 लाख पैकेज रहता है। अच्छा, जो सेल्स वगैरह अदर फील्ड के आते हैं ना वो थोड़ा कम कर देती है। तो जैसे कुछ मैकेनिकल के ऐसे बच्चे भी तो होंगे जो कहीं आईटी फील्ड में, हाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, कॉग्निजेंट में गए हैं। अच्छा, तो वहाँ भी आईटी वाले रोल पे जॉब करते हैं। अच्छा, मतलब मैकेनिकल वाला कहीं भी जा सकता है, हमारा किसी भी फील्ड में जा सकता है। तो अच्छा, ये तो हो गई हमारी प्लेसमेंट्स की बात। प्लेसमेंट का बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट अमाउंट है जो भी स्टार्टिंग पैकेज और एंड पैकेज है ना। तो अब एक जो तेरा 4 साल का इंजीनियरिंग था, ठीक है, 4 साल तुमने बीटेक कर लिया, बीटेक में तुमने बहुत सारी चीज़ें देखी, मतलब तुम्हें बहुत असाइनमेंट बनाने होंगे, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, है ना। अब कुछ एक ऐसी एडवाइस, कोई भी ऐसी एडवाइस जो कोई नया बच्चा अगर देख रहा हो, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा हो, XYZ कॉलेज में, इंडिया में कहीं भी या बाहर भी जा रहा हो इंजीनियरिंग करने के लिए, तो उसको यार क्या करना चाहिए कॉलेज में रह के? अगर वो जो 4 साल कॉलेज में है इंजीनियरिंग के, उसको क्या करना चाहिए ऐसा कि थोड़ा वो अपने आप को ग्रूम करे, है ना, वो क्या करना चाहिए उसको? कुछ ऐसी एडवाइस।
देखो एक तो कॉलेज में जाने के बाद ना सिर्फ ये मतलब हो कि मेरे को सिर्फ अपना कॉलेज पूरा करना, अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स लाने और फिर प्लेसमेंट लेनी है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, क्योंकि आपके सीवी में कुछ होगा नहीं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो क्लब्स वगैरह होते हैं वो ज्वाइन करो, इवेंट्स वगैरह में पार्ट लो, ताकि जिससे आपकी सीवी अच्छी हो और आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो भी अच्छी हो जाए। तो इन सब में पार्ट लेना जरूरी है, क्योंकि ऑलराउंडर होना पड़ेगा आपको अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि जो कंपनी आती है वो हर चीज देगी, जैसे सिर्फ एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं देगी। हाँ वही, तुम्हारे मतलब नंबर्स अच्छे हैं मगर तुम कोई टीम हैंडल नहीं कर पाते हो, तुम किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं करवा पा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है 4 साल में, है ना, तुम्हारी 4 साल की इंजीनियरिंग का। और कोई एडवाइस कुछ ऐसी है, एड ऑन एडवाइस तो सोते सोते उसकी किसी ने आधी मुझ काट दी और आज तक राज रह गया किसने काटी थी किसी को नहीं पता। अच्छा तो सोया तो मुझ काट के चले गए। हाँ, क्योंकि हमारा एक और रूममेट था, उससे हमारी कभी बनती नहीं थी, शक उस पे गया, लेकिन पता ही नहीं चला कि किसने काट दी। वो सुबह उठा ऐसे क्या सोया था कि मुझ काट दी, पता ही नहीं। ट्रिमर से काटी थी, रेजर से भी नहीं, ट्रिमर से। उसका ना आवाज सुना कुछ हुआ, पता ही नहीं चला उसको। अरे एक बार अभी ना बहुत पहले की बात है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कितने 2-3-4 साल पहले की बात है, एक ना बहुत केस चल रहा था, न्यूज बहुत वायरल हो रही थी। उसमें क्या हो रहा था कि चुटिया गैंग कि वो क्या कर रही कि इनके रात में सोई रहती कोई लेडीज, उनकी चुटिया काट देता है। तो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था उस टाइम पे, हर एक मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ था शायद, चुटिया काट दी, ये काट दी, वो काट दी। तो अच्छा ये वैसा कुछ केस था वैसा ही कुछ केस था हर्ष के साथ भी। चलो अंकित, थैंक यू सो मच मॉबकास्ट में आने के लिए और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। शेर भाई शेर कि हमेशा हर चीज में घुसे मत रहना, अपनी लाइफ में एंजॉय करना साथ में। तो ऐसी कोई एडवाइस जो नए एस्पिरेंट्स है, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स है, मतलब जो देना चाह रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं, और या जो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आ गया है उसके लिए और कुछ एडवाइस? एक एडवाइस ये है कि अपने कॉलेज लाइफ सिर्फ पढ़ाई में मत लगाना, और एक्स्ट्रा करिकुलर में फ्रेंड्स बनाना, मेमोरीज बनाना, क्योंकि बाद में मेमोरीज याद आएंगी कि हाँ वो करते थे वो करते थे। मेरा तो ये मानना है कि अगर तुम कॉलेज के अंदर चले गए ना, कॉलेज के अंदर जाओ तो भाई दबा के एंजॉयमेंट करो, फोटोज लो, इधर जाओ उधर घूमो, क्योंकि जो तुम्हें ये 4 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा, जो फ्री माइंड रहता है बिल्कुल, है ना, ये जो तुम मेमोरीज कलेक्ट करोगे वो तुम्हें आगे चल के कहीं ना कहीं तुम्हें याद रहेंगी। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग रखो। हमारे जितने दोस्त हैं उन सारे दोस्तों को तुम मतलब अपने से कनेक्ट करके रखो, स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि तुम अगर जैसे मैकेनिकल में, ये नहीं कि तुम मैकेनिकल तुम दूसरे वाले फील्ड वाले लोगों से भी मिलो, उनसे जुड़ो, उनसे कनेक्ट करते रहो, क्योंकि इन फ्यूचर तुम्हें कहीं ना कहीं वो लोग भी सपोर्ट करेंगे, है ना। कंपनी वगैरह में स्विच करना है, कॉन्टैक्ट्स में हाँ स्विच करना है तुम्हें आगे चल के, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत रहती है चीज की। अब एक लास्ट है, तुम्हारी कोई बेस्ट मेमोरी कॉलेज की? ऐसे ये मैं सबसे पूछता हूँ एंड में क्वेश्चन की, बेस्ट मेमोरी कॉलेज की कोई ऐसी? एक तो 4 साल की बीटेक थी जिसमें 2 साल निकल गए कोरोना में, तो 2 साल की थी, उसमें बेस्ट मेमोरीज यही थी। एक तो हम रूममेट्स थे, वो हर सैटरडे संडे हमारा ये था कि क्रिकेट खेलने जाना है। अच्छा क्रिकेट खेलने थे, और जब पढ़ाई करते थे रात को, मतलब 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक रात जाग के पढ़ते थे, सुबह 10 बजे एग्जाम होता था। मेरा जो फ्रेंड है, रूममेट अभी भी है, हर्ष, उसका क्या था कि वो अपने रूम में नहीं रहता था, जो मेरे रूम में है वो वहाँ पे रहने लग गया था सेकंड सेम में। अच्छा, मेरा पहला फ्रेंड कॉलेज में वो बना था। अच्छा। वो बना कैसे था कि मैं, पापा और बहन पहुंचे थे कॉलेज में, पहला ही दिन था, तो मैं सोचा चलो एक बार जिम की तरफ जाके आते, क्या सीन है, जिम का शौक था, देख के आते हैं। तो मैं जिम की तरफ जा रहा था, वो लिफ्ट से उतरा था और वो जिम से आ रहा था, तो उसने बोला था, शायद हम जिम की बात कर रहे थे कि भैया, पापा बोले थे अंकल आप जिम की तरफ जा रहे हो, तो वहां से हमारी बात शुरू हुई थी। तो मतलब वो कहते हैं कोइंसिडेंस, उससे हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी। उससे फिर सारा मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे रूममेट सब उसी फ्रेंड सर्कल, उसी के थ्रू बने थे वो। अच्छा, अगर वो एक कोइंसिडेंस नहीं होता। एक और मेमोरी है कि जो मेरा रूममेट था हर्ष, उसको रात को सो गया वो, और सोते सोते उसकी किसी ने आधी मुझ काट दी, और आज तक राज रह गया किसने काटी थी किसी को नहीं पता। अच्छा तो सोया तो मुझ काट के चले गए। हाँ, क्योंकि हमारा एक और रूममेट था, उससे हमारी कभी बनती नहीं थी, शक उस पे गया, लेकिन पता ही नहीं चला कि किसने काट दी। वो सुबह उठा, ऐसे क्या सोया था कि मुझ काट दी, पता ही नहीं चला। ट्रिमर से काटी थी, रेजर से भी नहीं, ट्रिमर से। उसका ना आवाज सुना कुछ हुआ, पता ही नहीं चला उसको। अरे एक बार अभी ना बहुत पहले की बात है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कितने 2-3-4 साल पहले की बात है, एक ना बहुत केस चल रहा था, न्यूज बहुत वायरल हो रही थी। उसमें क्या हो रहा था कि चुटिया गैंग कि वो क्या कर रही कि इनके रात में सोई रहती कोई लेडीज, उनकी चुटिया काट देता है।
तो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था उस टाइम पे, और एक मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ था शायद, चुटिया काट दी, ये काट दी, वो काट दी। तो अच्छा ये वैसा कुछ केस था। वैसा ही कुछ केस था हर्ष के साथ भी। चलो अंकित, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। शेर भाई शेर शेर